लाल बडोली केस अभी पिछले दिनों भी जब उनका नाम काफ़ी तेज़ चल रहा था कि उनको अगली टेन्योर मिल जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यू रखेंगे, तो उनका नाम एक कथित गैंगरेप में भी आया, काफ़ी किरकिरी हुई, बहुत ही आप ये मानिए कि पार्टी के लिए भी उसको डैमेज कंट्रोल करना चुनाव से पहले डैमेज। सैनी जी, ठीक है। तो अब प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चार्ट को भी बनाया जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और जो जाट समाज है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ एक मजबूत उनका साथी के तौर पे खड़े थे। 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने तो पहली बार किसी जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सुभाष बराला। उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया। तो एक्सपेरिमेंट करना बीजेपी ने 2014 के बाद ही जाटों के साथ आती है। तो सबसे पहला नाम है सुरेंद्र पूनिया, जो कि हिसार से संबंध रखते हैं, भाजपा में प्रदेश महामंत्री के पद पे है अभी फिलहाल। और जिस तरह से कांग्रेस ने एक बैलेंस किया ना बीसी प्लस जाट, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस बैलेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। बीसी से गांधी जैसे बिहार में काफ़ी एक्टिव है, वोट चोरी, गद्दी छोड़, पता नहीं क्या क्या उन्होंने ऐसे पदयात्राएं निकाली है, कार्यक्रम चला रखा है वहाँ पे, तो उसको लेके भी भाजपा थोड़ा सा सीरियस है बिहार में। कि जो ज़्यादा शोर मचाते हैं ना उनको बीजेपी कभी नहीं बनाती, जिनका नाम चल जाता है वो नाम नहीं, मतलब जो अपना नाम चलवाते हैं। तो मैंने देखा है कि रेखा शर्मा कोई शोर शार नहीं मचाती, चुपचाप अपना काम करती हैं, और हो सकता है वो हमें जो सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ हम बात कर सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो जाट समाज से और दूसरा पंजाबी समाज से, इनकी जो संभावना है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा है। हालांकि कभी भी राहुल गांधी के या कांग्रेस के कोई भी इस तरीके के कैंपेन चले हैं तो भाजपा ने परवाह नहीं की, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा सीरियस है भाजपा। और बीच में कई बार बातें भी चली कि मोहन लाल बडोली को कंटिन्यू किया जाएगा, कई बार बातें चली इनको रिप्लेस किया जाएगा। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, खास मुद्दे में हम बात करेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। कांग्रेस लंबे समय बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाने में सफल हो गई है, जिला अध्यक्ष भी बन चुके हैं। अब भाजपा में जो दावेदार हैं वो प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कल तक सबकी नज़रें, सबका इंटरेस्ट इस बात में था कि कांग्रेस पार्टी को सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा। लोगों की क्यूरियोसिटी शांत हो चुकी है, अब बारी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की, क्योंकि जनवरी के अंदर इसी साल टेन्योर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ओम प्रकाश धनखड़ से शुरुआत हुई थी, फिर बीच में नायब सैनी को बनाया गया, फिर वो मुख्यमंत्री बन गए, फिर मोहन लाल बडोली जी को जो बचा हुआ टर्म था वो पूरा करने के लिए कहा। जनवरी 2025 में वो पूरा हो चुका है और अब दिवाली का समय आ चुका है, साल ख़त्म होने को है, लेकिन बीजेपी ने अपना नया अध्यक्ष अभी तक नहीं बनाया है। आज का हमारा खास मुद्दा इसी बारे में। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी खत्म हो चुका था, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए 1.5 साल का कार्यकाल उनका बढ़ाया गया था। और उसी कड़ी में 4-5 स्टेट ऐसे हैं जहां पे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी लंबित है, जिसमें हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश शामिल है। जी, तो फिर जी सभी की नज़रें और सभी का इंटरेस्ट था कि कांग्रेस पार्टी सीएलपी लीडर क्यों नहीं दे रही है, कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे रही है, कब ऑर्गेनाइजेशन मिली, संगठन कब खड़ा होगा। आज प्रदेश अध्यक्ष भी है, आज सीएलपी लीडर भी है, आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है, तो कांग्रेस का कोरम तो पूरा हो गया। लेकिन अब बीजेपी की बारी है, क्योंकि मोहन लाल बडोली तो जो बचा हुआ टेन्योर था वो पूरा कर चुके हैं, और बीच में कई बार बातें भी चली कि मोहन लाल बडोली को कंटिन्यू किया जाएगा, कई बार बातें चली इनको रिप्लेस किया जाएगा, कभी किसी का नाम, कभी किसी। अभी ताज़ा हालात क्या है? लेकिन सत्सिंह जी, भाजपा में जो चुनावी प्रक्रिया ना वो सिस्टमेटिक ढंग से होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे चुनाव प्रक्रिया को पूरा ना किया जाए। इसमें जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की घोषणा होगी, प्रॉपर नॉमिनेशन होगा, चाहे वो सहमति से ही, सर्वसम्मति से ही एक नाम शामिल किया जाए, एक ही फार्म भरा जाए। ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष का होता है, ऐसे ही जिला अध्यक्ष का होता है।
लेकिन भाजपा में जैसे 3 साल का कार्यकाल होता है, ये 4.5 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। और जब भी चुनाव का कार्यकाल जैसे ही पूरा हो जाएगा तो नए सिरे से चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाती है। हरियाणा में अभी तक ये प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ जो है जुलाई 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बने थे सुभाष बराला के बाद। फिर उनको अक्टूबर में जैसे उनकी जगह पे नायब सिंह सैनी को बना दिया 2023 में, सांसद रहते कुरुक्षेत्र से सांसद रहते उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी। और फिर जैसे ही उनको सीएम बनाया गया तो उनकी जगह पे मोहनलाल बडोली को ये जिम्मेदारी दी गई प्रदेश अध्यक्ष की 2024 में जुलाई में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है वो नायब सिंह सैनी ने एज ए सीएम रहते हुए और एज ए प्रदेश अध्यक्ष की दोहरी भूमिका निभाते हुए लोकसभा चुनाव संपन्न करवाए थे। और फिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोहनलाल बडोली को ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये चुनाव तो अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। पहले चुनाव आ गए, फिर ये अपना इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो ताजपोशी होनी थी नए अध्यक्ष की, उसको लेकर विलंब हुआ। एक बार तो कयास भी लगाने शुरू हो गए थे कि भाई हरियाणा से राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार कोई ना कोई बन सकते हैं और वो नाम है मनोहर लाल। लेकिन अभी फिर वो चर्चाएं जो है वो शांत है और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जयप्रकाश नड्डा अभी इस पद पे विराजमान है। और बिहार चुनाव जैसे अभी राहुल गांधी जैसे बिहार में काफ़ी एक्टिव है, वोट चोरी, गद्दी छोड़, पता नहीं क्या क्या उन्होंने ऐसे पदयात्राएं निकाली है, कार्यक्रम चला रखा है वहाँ पे, तो उसको लेके भी भाजपा थोड़ा सा सीरियस है बिहार में। हालांकि कभी भी राहुल गांधी के या कांग्रेस के कोई भी इस तरीके के कैंपेन चले हैं तो भाजपा ने परवाह नहीं की, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा सीरियस है भाजपा। आप देखोगे उसका असर हरियाणा में भी दिखता है, उसका असर पंजाब में भी दिखता है, उसका असर आपका राजस्थान में, गुजरात में भी दिखता है। वोट चोरी जो राहुल गांधी का कैंपेन है उसको अगेंस्ट उसके, तो इसलिए ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो नियुक्ति होनी है वो आपकी हो सकती है, बिहार चुनाव के बाद भी हो सकती है और उससे पहले भी हो सकती है। हालांकि भाजपा जो है वो ये इतना लंबा समय नहीं लेती, उनको तो जो डिसीजन लेना होता है वो तो एक दिन पहले ही या 1 घंटा पहले ही लेटर जारी होता है और वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में अब भाजपा के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी, क्योंकि जब किसी भी नेता का या अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उनके प्रति ना कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी वो इज्जत जो है ना वो कम हो जाती है। जैसे किसी भी पद पे बैठते हैं, जब उनका कार्यकाल हो जाता है तो फिर धीरे धीरे वो नए जो दौड़ में आने वाले नाम है या संभावित नाम है उनकी तरफ उनका रुझान शुरू हो जाता है। ऐसा ही भाजपा के साथ अभी फिलहाल हो चुका है। कुर्सी को सलाम होता है। मोहनलाल बडोली के अभी पिछले दिनों भी जब उनका नाम काफ़ी तेज चल रहा था कि उनको अगली टेन्योर मिल जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यू रखेंगे, तो उनका नाम एक कथित गैंगरेप में भी आया, काफ़ी किरकिरी हुई, बहुत ही आप ये मानिए कि पार्टी के लिए भी उसको डैमेज कंट्रोल करना, चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चली हैं। लेकिन बात ये है कि अब जब नए नाम, क्योंकि सभी इस इंटरेस्ट में हैं कि आखिरकार अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो वो बताइए बीजेपी में ऐसे किसकी लॉटरी लग सकती है? देखो सत्सिंह जी, पहले जब तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे और नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे, तब तक भाजपा की रणनीति कुछ अलग थी। और अब जो भाजपा की रणनीति में ना कुछ बदलाव किया जा सकता है या किया जाने की तैयारी है। अब ये देखिए कि भाजपा में बैकवर्ड जो है वो सीएम खुद है, नायब सैनी जी, ठीक है। तो अब प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जाट को भी बनाया जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और जो जाट समाज है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ एक मजबूत उनका साथी के तौर पे खड़े थे कि भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम नहीं बन पाए,
तो अब जाट समाज थोड़ा सा नाराज है। तो जाट समाज जो है वो कभी तो अभय सिंह चौटाला रोहतक में रैली करते हैं कि जाट हमारे साथ आ जाएंगे। दुष्यंत चौटाला भी अब घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया उन्होंने भी कि जाटों को थोड़ा सा लुभाएंगे। उनका आपने देखा होगा एक मैसेज भी वायरल हो रखा है कि किसान आंदोलन में मैंने इस्तीफा दे देता, ये मेरे से भूल हुई है। नाम बताइए मुझे कि कौन नाम हो सकता है। अब जाट समाज से अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो सबसे पहला नाम है सुरेंद्र पूनिया, जो कि हिसार से संबंध रखते हैं, भाजपा में प्रदेश महामंत्री के पद पे है अभी फिलहाल। और पहले भी ऐसा रहा है कि जो महामंत्री है कई ऐसे हैं कि उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। मोहनलाल भडोली भी इससे पहले महामंत्री थे, नायब सिंह सैनी जी भी महामंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो सुरेंद्र पूनिया एक तो जाट है, हिसार बेल्ट से है, रीजन बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा नाम जो है वो भी हिसार से ही चुनाव लड़ते हैं वैसे, नारनौल से, कैप्टन अभिमन्यु। हालांकि वो 2 चुनाव रोहतक से भी लड़ चुके हैं लोकसभा के, लेकिन उनका जो कनेक्शन है वो रोहतक में भी है और हिसार में भी है। तो कैप्टन अभिमन्यु को भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर जाट में से किसी को बनाना है तो ये 2 नाम मजबूती के साथ आगे है। और वैसे भी बीजेपी ने ना 1980 के बाद सभी नॉन जाट प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने तो पहली बार किसी जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सुभाष बराला। उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया। तो एक्सपेरिमेंट करना बीजेपी ने 2014 के बाद ही जाटों के साथ, क्योंकि सरकार ही पहली बार बनी। सुभाष बराला को 2 टर्म, हाँ 2 टर्म, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि बंदा तो एक ही है ना। तो सुभाष बराला, ओम प्रकाश धनखड़। इसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने एक बैलेंस किया ना BC प्लस जाट, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस बैलेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। BC से नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं जी, तो जाट को कोई ना कोई पोजीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि एक परसेप्शन भी हरियाणा में कि जाट बीजेपी के खिलाफ हैं। अगर जाट प्रदेश अध्यक्ष को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या ना, एक भाजपा की जो रणनीति है वो एक और भी हो सकती है। जैसे हरियाणा में मनोहर लाल जो है जब CM थे तो पंजाबी कम्युनिटी अपने आप को प्राउड फील करती थी और वो मानते थे कि हमारा जो है नेतृत्व तो हम कर रहे हैं प्रदेश का मनोहर लाल के रूप में। तो पंजाबी जो है परंपरागत वोट बैंक है भाजपा का। तो कभी पंजाबी वोट बैंक CM जैसे मनोहर लाल जी अब नहीं है, वो केंद्र में मंत्री है, तो पंजाबी वोट बैंक जो है उसमें वो खिसक ना जाए या वो कम ना हो जाए, इसलिए पंजाबी जो उनका परंपरागत वोट बैंक है उसको और मजबूत करने के लिए पंजाबी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो पूर्व सांसद करनाल से संजय भाटिया का नाम है। संजय भाटिया के पास एक्सपीरियंस भी है, संगठन में वो महामंत्री भी रहे हैं और एक्शन मैन भी है। और दूसरा जो नाम है पंजाबी समाज से वो रोहतक से है, मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, क्योंकि ये भी प्रदेश में महामंत्री के पद पे रहे हैं और काफी मजबूत नेता है पंजाबी समाज के आज के टाइम में। इनका होल्ड ऐसे रीजन पर है रोहतक में जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो आप ये मानिए कि यहाँ रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो टक्कर देते हैं एक नेता, तो मनीष ग्रोवर है। कम से कम ग्राउंड पे तो देते हैं। आप ये मानिए कि जब इतनी हवा थी कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, ये होगा वो होगा, सरकार आ गई, उसके बावजूद भी बीबी बत्रा और मनीष ग्रोवर में जो हार जीत का डिफरेंस है 1400-1300, तो ये दिखाता है कि इतने तगड़े तूफान के अंदर भी मनीष ग्रोवर की ग्राउंड पर पकड़ कितनी रही होगी। और जबकि ये तो तब है जब भाजपा में भी कुछ एक लॉबी ऐसी थी जो मनीष ग्रोवर का जो विरोध कर रहे थे, टिकट ना लेने के लिए प्रेशर भी संगठन की ऊपर और कहीं ना कहीं जो पंजाबी से दूसरा समाज है, बनिया समाज है, वो कहीं ना कहीं वहाँ भी डेंट था। और जब होता ना कि CM रोहतक से बनेगा तो प्रशासन भी और सारी चीज़ें मदद करना शुरू कर देता है कि भाई अगली सरकार इनकी बनेगी, तो उसके बावजूद भी जो हार जीत का डिफरेंस है वो नाम मात्र है। हाँ, तो GT रोड बेल्ट से आप देखोगे जैसे कुरुक्षेत्र से CM है नायब सिंह सैनी, तो वो रीजन का जो बैलेंस है वो भी अच्छे से बन जाएगा। फिर रोहतक में
क्या है कि भाजपा को एक मजबूत नेता चाहिए जो कि संगठन में दमदार तरीके से संगठन में काम कर सकते हो और बैलेंस भी बना के रख सकते हो। तो मनीष ग्रोवर का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए भाजपा आगे कर सकती है, क्योंकि वो दबंग भी है और पंजाबी जो है, आज हरियाणा का जो पंजाबी है वो मनीष ग्रोवर का अपना नेता भी मानते हैं। तीसरा एक नाम और भी है, अगर जैसे संजय भाटिया और मनीष ग्रोवर में से भी कोई बात नाम नहीं बन पाती सहमति किसी एक पर, तो करनाल से विधायक है जगमोहन आनंद, उनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कहीं ना कहीं चर्चा में है। एक नाम और मैं भी बताना चाहूँगा जो हो सकता है बीजेपी ऐसा एक्सपेरिमेंट करे, रेखा शर्मा का। रेखा शर्मा जो है वो ब्राह्मण समाज से आती हैं और रेखा शर्मा जो है उनका सेंटर के अंदर जो पकड़ है, क्योंकि उनको राज्यसभा एमपी अगर बनाया है तो उनकी ऊपर लेवल पर पकड़ काफ़ी ज़बरदस्त है और पढ़ी लिखी है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑल इंडिया की वो चेयरपर्सन भी रही हैं, चीज़ों को, इश्यूज़ को समझती हैं और उनकी बातचीत और उनकी पर्सनालिटी में एक वो मैग्नेट है। देखो राजनीति में महिलाएं जो है ना मजबूती से अपनी पकड़ और अपनी एक पर्सनालिटी और एक अपने ऑरा के साथ चल पाए, ऐसा कम देखा जाता है। जैसे किरण चौधरी है, वो कांग्रेस में रही, उनका अपना एक ऑरा था, फिर अब बीजेपी में आई तो उनका अपना एक ऑरा है। ये सभी पॉलिटिशियंस में नहीं होता। तो हाँ, उसमें क्या है ना कि जैसे मोहनलाल बडोली जो है ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, तो अगर ब्राह्मण को ही प्रदेश अध्यक्ष दोबारा रिपीट करना है, जेंडर बैलेंस भी हो जाए, क्योंकि महिलाओं वोटर अभी जैसे ये 3100 रुपये पेंशन वाली की है, 2100 रुपये पेंशन वाली दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, तो वुमेन वोटर का भी ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि रेखा शर्मा कुड बी वन ऑफ द नेम्स। हरियाणा में जैसे जब हरियाणा में भाजपा की जो पहली प्रदेश अध्यक्ष बनी है वो महिला ही थी। हाँ। तो उसके बाद जिम्मेदारी कम मिली है महिलाओं को। तो वैसे तो इट कुड बी तो एक महिला को अगर जैसे आप दिल्ली में देखिए, महिला को ही आपने वहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया। वैसे बीजेपी में कहते हैं कि जो ज्यादा शोर मचाते हैं ना उनको बीजेपी कभी नहीं बनाती, जिनका नाम चल जाता है वो नाम नहीं, मतलब जो अपना नाम चलवाते हैं। तो मैंने देखा है कि रेखा शर्मा कोई शोर शार नहीं मचाती, चुपचाप अपना काम करती हैं और हो सकता है वो हो। उसके अलावा और कौन नाम हो सकते हैं? अनुसूचित जाति से अगर डीएससी समाज ने अब की बार इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भाजपा को ना भरपूर वोट दिया है, भर के वोट दिया है। ईवीएम जो मशीन है वो खटका मतलब ढीले कर दिए थे दबा के, क्योंकि ये जो 48 सीट आई है ना, इसमें डीएससी समाज का ना बहुत बड़ा योगदान है। तो डीएससी समाज से आज के टाइम में सबसे बड़े नेता के तौर पे अगर नाम किसी का है तो वो है कृष्ण बेदी। मंत्री भी है हालांकि अभी। और मुझे तो ये याद है जब HAE वाला मामला चल रहा था तो कृष्ण बेदी को ही भेजा गया इस मामले को सुलटा के आओ, और वो खट्टर साहब के भी बहुत नज़दीकी हैं, OSD भी रह चुके हैं, और बेदी साहब जो हैं वो मतलब नरवाना से विधायक हैं। और मुझे तो वो याद है कि वो ये बताते हैं कि भाई मैं जब नरवाना जाता हूँ ना तो वहाँ जो गांव वाले हैं मैंने अपने बॉडीगार्ड होकर रखा है भाई, मैं इनकार ये मेरे मतलब कोड़ी भर कर लेंगे, और जो ना नुला भाई उनका प्यार और उनकी मतलब वो कहते हैं कि देखो मिलनसार नेता है और काफ़ी उनके बातों में ना कुछ वजन सा भी दिखता है। जैसे कोई बात करते हैं लोगों से तो ऐसा लगता है कि ये सही बोलते हैं और भाई ये जो बात कह रहे हैं ना उनको कहीं ना कहीं पूरा भी करवा देंगे। प्रैक्टिकल से आदमी है ज़्यादा। तो डीएससी समाज का नेतृत्व भी करते हैं और आज के टाइम में हम देखते हैं जब भी डीएससी की कोई बात आती है तो कृष्ण बेदी जो एकदम से ना सामने खड़े हो जाते हैं आके। और शेड्यूल कास्ट जो वोट है आने वाले हर चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, तो इसीलिए उस वोट बैंक को साधने के लिए भी, और उसमें भी डीएससी समाज, इट कुड बी ए गेम चेंजर। बीजेपी चाहेगी कि उनके दोनों हाथों में लड्डू हो। तो देखो बैकवर्ड समाज से तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनाए, क्योंकि पहले ही वो कहते हैं ना हाथी के पैर में सबका पैर। जी। तो नायब सिंह सैनी जब प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी है उनके पास, तो ये तो अब
मुझे लगता है कि भाजपा में जो सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ हम बात कर सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो जाट समाज से और दूसरा पंजाबी समाज से, इनकी जो संभावना है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा है। जी, तो हमारे जो ऑडियंस हैं, दी हरियाणा टॉक्स के सब्सक्राइबर्स हैं, उनका भी अपना एक इनपुट होगा, उनका भी एक एनालिसिस होगा, उनकी भी कानों में बात आई होगी। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है और उसके क्या कारण है, ये आप